उत्तर कोरिया के लौह पर्दे के पीछे एक ऐसी दुनिया है जिसकी कल्पना बहुत कम लोग कर सकते हैं। एक तानाशाह का वैभवशाली साम्राज्य जिसमें गुप्त महल, शानदार नौकाएं, उम्दा वाइन और व्यक्तिगत बंकर शामिल हैं। जब उसके लोग भूख से मर रहे हैं, किम जोंग उन शाही जीवन जीता है, अपनी अछूत संपत्ति को ढाल और हथियार दोनों के रूप में प्रदर्शित करता है। इस शक्ति और अत्यधिकता के विरोधाभास के भीतर कदम रखें। किम जोंग उन की अपार संपत्ति। उत्तर कोरिया के सर्वोच्च नेता किम जोंग उन न केवल अपनी निरंकुश सत्ता के लिए कुख्यात हैं, बल्कि एक विशाल व्यक्तिगत संपत्ति के लिए भी जो वैश्विक ध्यान का केंद्र बन चुकी है। जबकि आधिकारिक आंकड़े रहस्य में डूबे हैं, स्वतंत्र अनुमानों से पता चलता है कि उनकी संपत्ति लगभग 5 अरब डॉलर हो सकती है, और कुछ स्रोतों का दावा है कि यह आंकड़ा कई गुना अधिक, सैकड़ों अरब डॉलर तक हो सकता है, जब अघोषित परिसंपत्तियों और गुप्त वित्तीय नेटवर्क को ध्यान में रखा जाए। चौंकाने वाली बात यह है कि किम की संपत्ति केवल विरासत में मिली शक्ति से नहीं आई। यह मुख्य रूप से उत्तर कोरिया के प्रचुर प्राकृतिक संसाधनों, विशेष रूप से कोयला, लोहा, सोना और दुर्लभ पृथ्वी तत्व जैसे मूल्यवान खनिजों के आक्रामक शोषण से उत्पन्न हुई है। ये वस्तुएं चीन और अन्य देशों से महत्वपूर्ण रुचि आकर्षित करती हैं, भले ही अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध लागू हों। इसके अलावा किम ने सिंगापुर और हांगकांग जैसे वैश्विक वित्तीय केंद्रों में भारी निवेश किया है, जहां शासन की पूंजी को शैल कंपनियों और भूमिगत लेन देन के माध्यम से चुपचाप साफ किया जाता है, जिससे उनकी संपत्ति जिज्ञासु निगाहों से दूर रहकर चुपचाप बढ़ती रहती है। उतना ही महत्वपूर्ण है उत्तर कोरिया के हथियार व्यापार और सैन्य तकनीकी स्थानांतरण से उत्पन्न होने वाला राजस्व, जो आय के महत्वपूर्ण स्रोत बने हुए हैं, विशेष रूप से उन देशों और गुटों को हथियारों की आपूर्ति के रूप में जो अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों के अधीन हैं। इसके अलावा चीन से मिलने वाली वित्तीय सहायता, जो उत्तर कोरिया का सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक सहयोगी है, शासन के संचालन और किम की व्यक्तिगत भव्यता दोनों को बनाए रखने में अपरिहार्य भूमिका निभाती है। और भी महत्वपूर्ण बात यह है कि किम जोंग उन केवल अपने परिवार की विरासत के निष्क्रिय उत्तराधिकारी नहीं हैं, वह सक्रिय रूप से अपने आर्थिक साम्राज्य को मजबूत और विस्तृत करते हैं। सर्वोच्च शासक के रूप में वह राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था पर पूर्ण नियंत्रण रखते हैं। राज्य के स्वामित्व वाले उद्यमों का उपयोग अपनी व्यक्तिगत सत्ता के विस्तार के रूप में करके किम न केवल अपनी भव्य जीवन शैली को वित्त पोषित करते हैं, बल्कि उत्तर कोरिया के अभिजात वर्ग से अडिग निष्ठा भी सुनिश्चित करते हैं। एक विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग जिसे राजनीतिक वफादारी के प्रतीक के रूप में शक्ति और विलासिता प्रदान की जाती है। गहराई से देखने पर किम की संपत्ति केवल व्यक्तिगत विलास नहीं है, यह शासन की स्थिरता का आधार है। सावधानीपूर्वक संरक्षण के माध्यम से उन्होंने वित्तीय निर्भरता पर आधारित शक्ति का एक नेटवर्क बुना है, जहां निष्ठा विचारधारा से नहीं बल्कि तात्कालिक भौतिक लाभ से बनी रहती है। शिक्षा और व्यक्तिगत रुचियां। बहुत कम लोग संदेह करेंगे कि दुनिया के सबसे अलग थलग देशों में से एक का नेता कभी यूरोप में गुप्त पहचान के तहत अपने प्रारंभिक वर्ष पढ़ाई में बिताता था। छात्र के रूप में किम जोंग उन ने स्विट्जरलैंड में पाक उन नाम से स्कूल में पढ़ाई की, जहां उनका परिवार बर्न में एक प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय स्कूल में प्रतिवर्ष चौंका देने वाली $25,000 की फीस देता था। यह अत्यधिक खर्च उन साधारण उत्तर कोरियाई नागरिकों की कठोर आर्थिक वास्तविकता के पूर्ण विरोध में है, जिनमें से कई मामूली आय पर जीवन यापन करने के लिए संघर्ष करते हैं। किम की विदेश में शिक्षा केवल अकादमिक खोज तक सीमित नहीं थी, यह पश्चिमी दुनिया को बेहतर ढंग से समझने की एक रणनीतिक चाल थी, जिसने उन्हें उन समृद्ध राष्ट्रों के संचालन की महत्वपूर्ण समझ दी जिन्हें वह बाद में वैश्विक मंच पर निंदा करेंगे। यह अंतर्राष्ट्रीय वातावरण उनकी व्यक्तिगत रुचियों को भी आकार देने वाला बना, विशेष रूप से अमेरिकी खेलों के प्रति उनका जुनून। किम बास्केटबॉल के उत्साही प्रशंसक हैं और NBA के दिग्गज माइकल जॉर्डन की पूजा करते थे, जो उनके पश्चिमी पॉप संस्कृति के प्रति आकर्षण की एक दिलचस्प झलक देता है। एक जिज्ञासु विरोधाभास, उनके कड़े पश्चिम विरोधी सार्वजनिक छवि के विपरीत।
शैक्षणिक रूप से किम जोंग उन ने उत्तर कोरिया के भीतर 2 डिग्रियां प्राप्त की। एक भौतिकी में किम इल सुंग विश्वविद्यालय से, जिसे शासन की विचारधारात्मक पाठशाला माना जाता है, और दूसरी सैन्य विज्ञान में किम इल सुंग सैन्य विश्वविद्यालय से। तकनीकी ज्ञान और सैन्य रणनीति का यह संयोजन उनके उस लक्ष्य को दर्शाता है जिसमें वे देश की सशस्त्र सेनाओं का व्यापक आधुनिकीकरण करना चाहते हैं, जबकि शासन के मूल स्तंभ को सुदृढ़ करते हैं। सिंहासन की अंतिम सुरक्षा के रूप में सैन्य शक्ति और आधुनिक युग में उत्तर कोरिया के प्रभाव का विस्तार करने के लिए प्रौद्योगिकी। गहरे स्तर पर किम की शैक्षणिक यात्रा किम वंश की उस सटीक योजना को प्रकट करती है जिसका उद्देश्य पीढ़ियों तक सत्ता की पकड़ बनाए रखना है। उनकी विदेशी शिक्षा ने उनका विश्व दृष्टिकोण विस्तृत किया, जबकि उनकी घरेलू पढ़ाई ने उन्हें शासन की क्रांतिकारी और सैन्य विचारधारा में पूरी तरह से पक्का कर दिया। वैश्विक संपर्क और आंतरिक सिद्धांत के बीच यह संतुलन एक ऐसे नेता की विरोधाभासी छवि को दर्शाता है जो आधुनिकता की ओर बढ़ रहा है, जबकि कठोर अधिनायकवादी सिद्धांतों से चिपका हुआ है। यहाँ तक कि किम का बास्केटबॉल प्रेम, जो एक व्यक्तिगत शौक प्रतीत होता है, उनकी कूटनीतिक रणनीति को दर्शाता है। यह कोई संयोग नहीं है कि उन्होंने प्रसिद्ध पूर्व NBA स्टार डेनिस रोडमैन को प्योंगयांग आमंत्रित किया था, जिससे खेल को एक सॉफ्ट पावर उपकरण के रूप में उपयोग करके वैश्विक मंच पर अपनी छवि को मानवीय रूप दिया जा सके। शाही निवास और भूमिगत बंकर। व्यक्तिगत सुरक्षा को लेकर अत्यधिक विलासिता और पारानोइया की बात करें तो किम जोंग उन का महलों का नेटवर्क निरंकुश सत्ता और अस्तित्व संबंधी चिंता के संलयन का एक जीवंत प्रमाण है। उनके पास चौंका देने वाले 17 महल हैं, जो किसी व्यावहारिक आवश्यकता से कहीं अधिक है, लेकिन इस मानसिकता के साथ पूरी तरह मेल खाते हैं कि कोई भी जगह वास्तव में सुरक्षित नहीं है। इनमें रयोंगसोंग निवास, जिसे निवास संख्या 55 के रूप में भी जाना जाता है, उनके व्यक्तिगत सत्ता के तंत्रिका केंद्र और शासन के प्रतीक दोनों के रूप में कार्य करता है। यह कोई साधारण घर नहीं है, यह एक किला है जिसे उच्चतम सुरक्षा मानकों पर बनाया गया है। इस परिसर में परमाणु प्रूफ बंकर, विकिरण को रोकने के लिए सीसा मजबूत कंक्रीट की दीवारें, इलेक्ट्रिक बाड़, चारों ओर बिछाई गई बारूदी सुरंगें और कई स्तरों के भारी किलेबंद सैन्य चौकियां शामिल हैं। उतना ही उल्लेखनीय भूमिगत सुरंगों का नेटवर्क है जो इन महलों को जोड़ता है, जिससे आपातकाल की स्थिति में किम गुप्त रूप से और सुरक्षित रूप से चल सकते हैं। यह केवल एक सुरक्षा सुविधा नहीं है, यह उस गहरे भय को दर्शाता है जो हत्या या आंतरिक विद्रोह को लेकर एक ऐसे नेता के भीतर बसा हुआ है जिसने बहुत लंबे समय तक सत्ता केंद्रित की है और जो लगातार बाहरी और आंतरिक खतरों की छाया में जी रहा है। मुख्य भूमि से परे किम के पास वोंसान के पास एक निजी द्वीप भी है, जिसमें निजी विमान के लिए एक हवाई पट्टी और एक लग्जरी नौका हमेशा विदेशी मेहमानों की मेज़बानी या व्यक्तिगत विश्राम के लिए तैयार रहती है। पहली नज़र में यह एक उष्णकटिबंधीय अवकाश स्थल जैसा लग सकता है, लेकिन वास्तव में यह दोहरे उद्देश्य की पूर्ति करता है। एक भव्य आश्रय और राष्ट्रीय संकट की स्थिति में एक सावधानीपूर्वक नियोजित बचाव मार्ग। गहराई से विश्लेषण करने पर किम का फैला हुआ महलों और बंकरों का नेटवर्क केवल संपत्ति का प्रदर्शन नहीं है, बल्कि एक बारीकी से डिजाइन की गई अस्तित्व रणनीति है। किम के लिए व्यक्तिगत सुरक्षा राजनीतिक शक्ति से अलग नहीं है, क्योंकि कोई भी कमजोरी उनके शासन के टूटने की प्रक्रिया को शुरू कर सकती है। निजी विमान और जमीनी काफिले। किम जोंग उन केवल अपने निवासों पर ही अत्यधिक ध्यान नहीं देते, वह अपने परिवहन साधनों के प्रति भी उतने ही सावधानी पूर्वक हैं, उन्हें उड़ते हुए किले और भव्य चलते फिरते आश्रय में बदलते हुए। उनके निजी विमानों का बेड़ा विविध है, जिसमें सबसे प्रमुख है IL सैंग्स 2M, एक कोल्ड वॉर युग का जेट जिसकी रेंज 10,000 किलोमीटर है, जो किम को लगभग किसी भी वैश्विक गंतव्य तक बिना ईंधन भरवाए यात्रा करने की अनुमति देता है। इसके अलावा उनके पास एंटोनोव An-148 है, एक यूक्रेनी निर्मित मध्यम दूरी का विमान जो चीन जैसे पड़ोसी देशों की छोटी यात्राओं के लिए उपयुक्त है, लेकिन कार्यक्षमता केवल कहानी का एक हिस्सा है। इन विमानों को चमड़े के सोफों, क्रिस्टल की एशर ट्रे और उन्नत सुरक्षा तकनीकों के साथ भव्य रूप से अनुकूलित किया गया है,
ताकि सर्वोच्च नेता की पूर्ण सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। विशेष रूप से उनके एक विमान को एयर फोर्स उन नाम दिया गया है, अमेरिकी एयर फोर्स वन पर एक मजाकिया लेकिन गर्वित ट्विस्ट जो उनकी निरंकुश शक्ति की व्यक्तिगत प्रकृति को रेखांकित करता है। हालांकि किम केवल हवाई यात्रा पर निर्भर नहीं है। जब वह भूमि मार्ग से यात्रा करते हैं तो वह 15 से 20 वाहनों के प्रभावशाली काफिले में चलते हैं, जिसमें बख्तरबंद कारें, एस्कॉर्ट वाहन और आपात स्थिति से निपटने के लिए तैयार बचाव इकाइयां शामिल होती हैं। ये काफिले केवल शक्ति के प्रदर्शन नहीं हैं, ये पूर्ण रूप से सक्रिय मोबाइल रक्षा इकाइयां हैं जो हर समय उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करती हैं। गहराई से देखें तो किम जोंग उन का अपने विमान बेड़े और काफिले एस्कॉर्ट में निवेश एक महत्वपूर्ण समझ को उजागर करता है। शक्ति तभी वास्तव में सुरक्षित होती है जब वह इष्टतम गतिशीलता और व्यक्तिगत सुरक्षा से जुड़ी हो। एक ऐसे देश में जहां राजनीतिक परिवर्तन अचानक हो सकते हैं और नेता लगातार निगरानी में रहता है, किम ने अपने लिए एक चलता फिरता किला बनाया है जो शायद दुनिया के किसी भी राष्ट्र प्रमुख से मेल नहीं खाता। लग्जरी नौकाएं और सुपर कारें। जब अधिकांश विश्व नेता विनम्रता और वित्तीय उत्तरदायित्व प्रदर्शित करने के लिए सादे परिवहन का चयन करते हैं, किम जोंग उन एक अलग दर्शन अपनाते हैं। विलासिता ही शक्ति है। उनकी नौकाओं और सुपरकारों का संग्रह इस विश्वास का एक जीवंत प्रमाण है। इनमें सबसे उल्लेखनीय है उनकी 100 मीटर लंबी सुपर याट, जिसमें हेलीपैड है और इंटीरियर को सर्वोच्च विलासिता के मानकों पर सजाया गया है, जो दुनिया के शीर्ष अरबपतियों की नौकाओं को टक्कर देती है। किम अपनी 100 से अधिक लग्जरी कारों के संग्रह के लिए भी जाने जाते हैं, जिसमें मर्सिडीज बेंज, रोल्स रॉयस, मायबैक जैसी प्रतिष्ठित ब्रांडें और लैम्बोर्गिनी जैसे उच्च प्रदर्शन वाले प्रतीक शामिल हैं। ये वाहन केवल परिवहन के साधन नहीं हैं, ये उनके अद्वितीय दर्जे और श्रेष्ठता की घोषणाएं हैं। एक प्रमुख उदाहरण है बख्तरबंद मैबाज S600, जिसकी कीमत 1,77,00,000 है। यह वाहन गोलियों से लेकर ग्रेनेड तक के चरम हमलों का सामना करने के लिए बनाया गया है, जो किम को सार्वजनिक रूप से उपस्थिति के समय अधिकतम सुरक्षा प्रदान करता है। यह विलासिता और व्यावहारिकता का आदर्श मिश्रण है, व्यक्तिगत वैभव का प्रदर्शन जो कठोर सुरक्षा के रूप में दोगुना कार्य करता है। गहराई से देखें तो लग्जरी कारों और नौकाओं के प्रति किम की दीवानगी केवल व्यक्तिगत आनंद तक सीमित नहीं है। ये प्रतीक उनके सर्वशक्तिमान नेता की छवि को घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर मजबूत करते हैं। उत्तर कोरियाई जनता के लिए, जिनमें से अधिकांश गरीबी में जीते हैं, ये संग्रह उनकी पहुंच से बाहर की इच्छाओं और सत्ता से दूरी की कठोर याद दिलाते हैं। वैश्विक दर्शकों के लिए ये एक स्पष्ट संदेश भेजते हैं। कोई भी प्रतिबंध या अलगाव किम जोंग उनकी शाही जीवन शैली को कम नहीं कर सकता। यह दुनिया के नियंत्रण प्रयासों के प्रति एक उकसाने वाली चुनौती है। लग्जरी घड़ियां, पियानो और निजी सिनेमा। किम जोंग उन का विलासिता के प्रति जुनून केवल राजनीति और परिवहन तक सीमित नहीं है, यह उनके निजी जीवन के सबसे छोटे विवरणों में भी व्याप्त है। उनकी घड़ियों का संग्रह, जिसकी कीमत $8 मिलियन से अधिक है, इसमें वाशरन कॉन्स्टेंटिन और पाटेक फिलिप जैसी कुलीन ब्रांडें शामिल हैं। ये घड़ियां केवल सहायक उपकरण नहीं हैं, ये शक्ति और स्थिति के प्रतीक हैं, ठीक वैसे ही जैसे पश्चिमी वित्तीय दिग्गजों द्वारा पसंद की जाती है। हर बार जब किम नई लग्जरी घड़ी के साथ सार्वजनिक रूप में प्रकट होते हैं तो यह चुपचाप अधिकार और अजेयता का संदेश प्रसारित करती है। लेकिन किम की विलासिता केवल घड़ियों तक सीमित नहीं है। उनके पास 20 से अधिक ग्रैंड पियानो भी हैं, जो किसी भी व्यावहारिक आवश्यकता से कहीं अधिक हैं। स्पष्ट है कि यह केवल शास्त्रीय संगीत के प्रति प्रेम नहीं है, यह प्रतिष्ठा की लालसा का एक प्रदर्शन है। दुर्लभ और उत्कृष्ट वस्तुओं को प्राप्त करना, जिन्हें कुछ ही लोग दावा कर सकते हैं। ये पियानो उनके गुप्त महलों में भव्य आयोजनों के लिए सजावटी केंद्र बिंदु या मनोरंजन के साधन के रूप में काम कर सकते हैं। शायद सबसे अत्यधिक है उनका निजी सिनेमा, जिसमें 1000 लोगों के बैठने की क्षमता है और जिसकी अनुमानित लागत $2 लाख है। यह एक जिज्ञासु विशेषता है, क्योंकि कई लोग सोचते हैं कि क्या किम के पास इतने लोगों को बुलाने के लिए पर्याप्त साथी भी हैं। इसके अलावा उनके पास 20,000 DVD की एक व्यक्तिगत संग्रह भी है, जिसमें मुख्यतः अमेरिकी और जापानी फिल्में शामिल हैं,
जो विदेशी संस्कृतियों के प्रति उनकी विशेष रुचि को उजागर करती है। एक विडंबनापूर्ण मोड़, क्योंकि उनका शासन आक्रामक पश्चिम विरोधी प्रचार करता है। गहराई से देखें तो ये विलासिताएं केवल अत्यधिक भोग नहीं हैं, ये ऐसे उपकरण हैं जो किम जोंग उन की सर्वशक्तिमान नेता की छवि गढ़ते हैं, जो समय पर नियंत्रण रखता है अपनी घड़ियों के माध्यम से, भावनाओं को निर्देशित करता है अपने पियानो के माध्यम से, और अपने भव्य आश्रयों के भीतर अपने निजी मनोरंजन जगत पर शासन करता है। मासिकरयोंग स्की रिसोर्ट। जहां उत्तर कोरिया के आम लोग अब भी लगातार खाद्य संकट और भयानक जीवन स्थितियों से जूझ रहे हैं, किम जोंग उन ने बिना किसी पछतावे के लगभग $30 मिलियन की राशि मासिकरयोंग स्की रिसोर्ट के निर्माण में निवेश की। एक जगमगाता शीतकालीन स्वर्ग जो लगभग पूरी तरह से स्वयं और शासन के विशेषाधिकार प्राप्त अभिजात वर्ग के लिए आरक्षित है। मासिकरयोंग केवल एक स्की सुविधा नहीं है, इसमें 9 प्रमुख ढलानों की एक प्रभावशाली श्रृंखला है, जिन्हें उन्नत और पेशेवर स्कीयरों के लिए विशेषज्ञ रूप से डिजाइन किया गया है। इन ढलानों के साथ एक 120 कमरों वाला लग्जरी होटल भी है, जिसमें इंडोर स्विमिंग पूल, कराओके लाउंज और सौना जैसी उच्च श्रेणी की सुविधाएं शामिल हैं। ऐसे विलास जो लाखों उत्तर कोरियाई लोगों की रोजमर्रा की कठोर वास्तविकताओं से तीव्र विरोधाभास में है। यह अत्यधिक परियोजना किम की उस स्पष्ट मंशा को दर्शाती है जिसमें वह स्विट्जरलैंड में पढ़ाई के दौरान पसंद आए स्विस आल्पाइन रिसॉर्ट्स की भव्यता को पुनः निर्मित करना चाहते हैं। इस रिसॉर्ट की कीमतों में एक कड़वी विडंबना है। एक दिन का पास $40 में मिलता है, जो आम नागरिकों की पहुंच से कहीं बाहर है और उत्तर कोरिया की औसत मासिक आय के लगभग बराबर है। व्यवहार में मासिकरयोंग किम के आंतरिक मंडल, सैन्य जनरलों, राजनीतिक अभिजात वर्ग और उनके परिवारों के लिए एक सुनहरा खेल का मैदान बन गया है, जबकि आम जनता बाहर कर दी गई है, एक ऐसी विलासिता की मात्र दर्शक बनकर रह गई है जिसे वे कभी अनुभव नहीं कर सकते। लेकिन मासिकरयोंग केवल व्यक्तिगत आनंद के बारे में नहीं है, ये एक सुनियोजित राजनीतिक उपकरण के रूप में कार्य करता है, जिसे सावधानी पूर्वक तैयार किया गया है ताकि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के समक्ष प्रगति और आधुनिकता की छवि प्रस्तुत की जा सके। बाहरी दर्शकों के लिए बर्फ से ढकी ढलानें और चमचमाती सुविधाएं समृद्धि और सामान्यता की एक नकली छवि प्रस्तुत करती हैं, जो उत्तर कोरिया के अलगाव और आर्थिक बदहाली की कथाओं को चुपचाप चुनौती देती है। फिर भी मासिकरयोंग की चमकती सतह के नीचे एक बहुत ही गहरा सच छिपा है। यह रिसॉर्ट उत्तर कोरिया के बढ़ते वर्ग अंतर का एक कठोर प्रतीक बन गया है, एक बर्फीला मृग तृष्णा जो शासक, अभिजात वर्ग और गरीब जनता के बीच की पीड़ादायक असमानता को उजागर करता है। मूलतः जबकि मासिकरयोंग की ढलानें सफ़ेद चादर में लिपटी हैं, वे एक ऐसे राष्ट्र पर लंबी छाया डालती हैं जो प्रणालीगत असमानता में फंसा हुआ है। एक गहरे स्तर पर मासिकरयोंग किम जोंग उनकी व्यापक रणनीति को समाहित करता है, आधुनिकता के तमाशों का उपयोग करके रोजमर्रा के जीवन की कठोरता से ध्यान हटाना और निष्ठा के बदले विशेषाधिकार देकर सत्ता पर अपनी पकड़ मजबूत करना। यह केवल स्कीइंग के बारे में नहीं है, यह एक अजेय नेतृत्व की छवि गढ़ने के बारे में है जो अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों और आंतरिक संघर्ष दोनों को नकारता है। उम्दा खाद्य पदार्थ और उत्कृष्ट पेय। किम जोंग उनकी विलासिता की भूख केवल चमकदार परिवहन और भव्य निवासों तक सीमित नहीं है, यह उनके पाक भोगों को भी परिभाषित करती है। अपनी असाधारण रुचियों के लिए प्रसिद्ध किम ने एक वैश्विक स्वाद विकसित किया है, विशेष रूप से प्रतिष्ठित बोर्डो फ्रेंच वाइन और प्रामाणिक स्विस चीज़ों के प्रति दीवानगी दिखाई है। वास्तव में उन्होंने स्विट्जरलैंड में उत्तर कोरियाई अधिकारियों को विशेष चीज़ निर्माण प्रशिक्षण के लिए भेजा, क्योंकि स्थानीय शेफ उनके विदेश प्रवास के दौरान चखे गए समृद्ध और मलाईदार स्वादों को दोहराने में विफल रहे थे। केवल 2016 में ही अनुमान है कि किम ने आयातित वाइन पर $30 मिलियन खर्च किए, जो किसी भी मापदंड से एक चौंकाने वाली राशि है, और उस देश के लिए और भी अधिक आश्चर्यजनक जहां नागरिक नियमित रूप से गंभीर खाद्य संकट का सामना करते हैं। लेकिन किम की खाद्य विलासिताएं महाद्वीपों में फैली हुई हैं। उन्हें जापानी कोबे बीफ, ईरानी कैवियार, ताज़े चीनी खरबूजे, थाई आम
और डेनिश सुअर का मांस बहुत पसंद है। ये सामग्री जटिल आपूर्ति नेटवर्क के माध्यम से गुप्त रूप से लाई जाती है, उन प्रतिबंधों की अवहेलना करते हुए जो विलासिता आयातों को सीमित करने के लिए लगाए गए हैं। इस विलासिता के चित्र में और जोड़ते हुए किम यवेस सैन लॉरेंट ब्रांड की सिगरेट पीते हैं, जिनकी कीमत $44 प्रति पैक है। यह राशि लगभग उत्तर कोरियाई नागरिक की एक महीने की औसत आय के बराबर है। ऐसी विलासिता आकस्मिक नहीं है, यह प्रभुत्व की एक जानबूझकर की गई घोषणा है। गहराई से देखें तो उम्दा खाद्य पदार्थों और उत्कृष्ट पेयों का किम का अत्यधिक उपभोग केवल व्यक्तिगत आनंद से कहीं अधिक है। यह वैश्विक प्रतिबंध व्यवस्था के खिलाफ एक प्रतीकात्मक विद्रोह है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय उत्तर कोरिया की विलासिता आपूर्ति श्रृंखलाओं को बाधित करने की कोशिश करता है। किम दुनिया की सबसे बेहतरीन चीज़ों का आनंद लेते रहते हैं और एक स्पष्ट संदेश प्रसारित करते हैं। वे बाहरी दबाव से अप्रभावित हैं। इसके अलावा ये भोग घरेलू अभिजात वर्ग को एक शक्तिशाली संकेत भेजते हैं। वे यह धारणा मजबूत करते हैं कि किम के प्रति अटूट निष्ठा का इनाम है बेहतरीन भौतिक सुखों तक पहुंच, जो आम जनता द्वारा झेली जा रही गरीबी के पूर्ण विरोध में है। ऐसे सुनियोजित प्रदर्शनों के माध्यम से किम अपने आंतरिक मंडल को मजबूत करते हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि उनका शासन ही उनके जीवित रहने और विशेषाधिकार प्राप्त करने का आधार बना रहे। आखिरकार किम की शानदार भोजन संबंधी आदतें केवल व्यक्तिगत सनक नहीं हैं, वे एक सावधानीपूर्वक गढ़ा गया राजनीतिक बयान है, जो दुनिया और उनके अपने लोगों दोनों को घोषणा करता है कि उनका शासन कठिनाइयों से अछूता है और उनकी शक्ति अजेय बनी हुई है। अत्यधिक खर्च और विचित्र आदतें। किम जोंग उन की अत्यधिकताएं पारंपरिक विलासिता से कहीं आगे जाती हैं और एक अत्यथार्थवादी स्तर तक पहुंच जाती है, जिनमें ऐसे खर्च और आदतें शामिल हैं जो दुनिया के सबसे अमीर लोगों को भी चकित कर देती हैं। 2015 में किम ने किम वंश के शासन का जश्न मनाने के लिए भव्य मूर्तियों के निर्माण में चौंका देने वाले $40 मिलियन आवंटित किए। यह स्वयं उनके पिता किम जोंग इल और उनके दादा किम इल सुंग को समर्पित एक विशाल श्रद्धांजलि थी। ये विशाल स्मारक केवल स्थापत्य चमत्कार नहीं है, वे किम परिवार के चारों ओर केंद्रित व्यक्तित्व पूजा को बनाए रखने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं, जो प्रचार और विरासत संरक्षण की एक गहरी, लगभग जुनूनी आवश्यकता को मिलाते हैं। लेकिन विलासिता यहीं नहीं रुकती। किम ने जर्मन इत्र, चीनी मछली पकड़ने की छड़ें, शानदार छाते, रूस से लाए गए शुद्ध नस्ल के घोड़े और अत्याधुनिक जिम उपकरणों के आयात में लाखों डॉलर लगाए हैं। प्रत्येक वस्तु, चाहे वह कितनी भी मनमानी क्यों न लगे, व्यक्तिगत भोग और शासन की अभिव्यक्त संपन्नता दोनों के रूप में कार्य करती है। शायद सबसे विचित्र है किम का यह दृढ़ आग्रह कि वे जहां भी जाएं अपने साथ एक पोर्टेबल टॉयलेट ले जाएं। दक्षिण कोरिया की खुफिया रिपोर्टों के अनुसार यह विचित्र सावधानी इसलिए अपनाई गई है ताकि विदेशी खुफिया एजेंसियां उनके मल का विश्लेषण करके उनके स्वास्थ्य की जानकारी न निकाल सके। एक ऐसे शासन में जहां नेता का स्वास्थ्य सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है, वहां सबसे निजी जैविक अवशेषों को भी अत्यधिक सतर्कता से संरक्षित किया जाता है। गहराई से देखें तो ये अजीब खर्च किसी भी तरह से मनमाने विलास नहीं है, वे पूर्ण सत्ता को मजबूत करने के लिए जानबूझकर अपनाए गए तंत्र हैं। हर आयातित विलासिता, हर भव्य मूर्ति, हर जिज्ञासु व्यक्तिगत आदत किम जोंग उनके सर्वशक्तिमान आभा मंडल को सुदृढ़ करती है। एक सख्ती से नियंत्रित समाज में जहां प्रतीकों का भारी महत्व होता है, ये प्रदर्शन उत्तर कोरियाई जनता और आंतरिक अभिजात वर्ग दोनों को यह निरंतर याद दिलाते हैं कि किम की शक्ति असीम और निर्विवाद है। ऐसे दिखावटी उपभोग और सनकी व्यवहारों के माध्यम से किम व्यक्तिगत महिमा और अभिजात निर्भरता का एक बंद चक्र बनाते हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि सत्ता के शिखर पर उनकी स्थिति न केवल बल द्वारा बल्कि मनोवैज्ञानिक नियंत्रण और भौतिक प्रलोभन के जटिल जाल के माध्यम से भी अडिग बनी रहे। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों के बावजूद किम जोंग उन लगातार अपने भव्य जीवन शैली का विस्तार करते जा रहे हैं।
स्वयं और अपने जनरलों के करीबी मंडल पर अत्यधिक खर्च करते हुए। उनकी अपार संपत्ति निरंकुश सत्ता का प्रतीक है, जहां हर व्यक्तिगत इच्छा को बिना किसी कीमत की परवाह किए पूरा किया जाता है।